पाकिस्तान में जब से रजीम चेंज हुई है उस वक़्त से पाकिस्तान का जो रिस्क प्रीमियम है कैपिटल मार्केट्स में वो बहुत ऊपर चले गया। रजीम चेंज से पहले वो तकरीबन 3-4% पे था और अब वो 100% के करीब पहुंचा हुआ है। सिंपल सी बात है, देखें, बड़े मकसद के लिए आपको छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर मुल्क को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, उसका वाहिद हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इलेक्शन से आएगी। देखें, डिफॉल्ट नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि ये डिफॉल्ट किसको कहते हैं। डिफॉल्ट जो है वो इसको कहते हैं, अगर डिफॉल्ट की बात करते हैं तो डिफॉल्ट ये कहते हैं कि जो हमने हमारी ऑब्लिगेशन है, हमने जो लोन्स वगैरह देने हैं मल्टीलैटरल्स को, अपने बायलैटरल्स को, कमर्शियल बैंक्स को वगैरह वगैरह, तो वो हम दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, ये उसमें से तो निकल आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मुल्क की सियासत और मुल्क की मईशत इस वक्त जिस तरह से आगे जा रही है, सब लोगों के सामने है किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मईशत को बुनियाद बनाकर, गिरती मईशत को बुनियाद बनाकर इस वक्त अर्ली इलेक्शन की बात कर रही है। और आज इसी तनाजुर में एक बड़ी खबर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसहाक डार जो वज़ीर ख़जाना है, उनका बड़ा अहम बयान आया है कि मुल्क की मईशत को अगर संभालना है तो मईशत को सियासत से अलहदा करना होगा। और जिस तरह बड़ी इकॉनमीज चलती हैं, बड़े ममालिक चलते हैं, उन्हीं की डगर पर चलते हुए, उन्हीं के ट्रैक को फॉलो करते हुए मईशत और सियासत को अलहदा करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त जब कोविड के बाद सूरत हाल मईशत की ख़राब हुई तो उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने अपने टैक्स रेट में इजाफा किया, पाकिस्तान ने उस हद तक अभी इजाफा नहीं किया। तो हमें इस मामले को भी देखना होगा, टैक्स रेवेन्यू किस तरह से हम मजीद जमा कर सकते हैं, यह मामला भी बड़ा अहम है। और फिर इसी तनाजुर में IMF की जानिब से भी एक और मुतालबा सामने आ गया है, और वो ये है कि पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। तो ये मुल्क की मईशत इस वक्त जो कि मुख्तलिफ सियासतदानों के बयान के बाद डिफॉल्ट होने के करीब है। अब देखना है कि आगे इन जो ये सोचे गए इकदाम क्या इन पर अमल भी हो पाता है या नहीं। और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सियासत और मईशत बिल्कुल आपस में नथी हैं, क्या इस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुछ ही देर में शौकत तरीन साहब भी साबिक वज़ीर ख़जाना में ज्वाइन करेंगे। तो सामा, ये इस वक्त इमरान खान साहब हमें बता रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, शेख रशीद साहब बता रहे हैं टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। ऐसे में इसहाक डार ये कह रहे हैं कि सियासत और मईशत को अलहदा करें। ये पाकिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल को और इस निज़ाम को देखते हुए ये मुमकिन है आपकी नज़र में? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई, दोबारा कीजिएगा सवाल। जी उसामा, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब हमें चंद रोज से बता रहे हैं कि मुल्क इस वक्त बिल्कुल श्रीलंका वाली सूरत हाल पर आ चुका है, डिफॉल्ट होने के करीब है। शेख साहब तो ये कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब के टेक्निकली ये डिफॉल्ट हो चुका। अब ऐसे में इसहाक डार सियासत और मईशत को अलहदा करना चाहते हैं, किस तरह से ये अलहदा हो सकते हैं और क्या मुमकिन है ये इस दौर में, अभी इस मौजूदा सूरत हाल में? शेख रशीद साहब इसलिए कह रहे हैं कि उन तक भी खबरें पहुंच रही हैं कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही, हत्ता कि वज़ारत इत्तलात, आप देखते हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा आ जाती हैं, रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन उनके नीचे भी जो इदारे हैं, रेडियो पाकिस्तान है, दीगर इदारे हैं, वहां पर भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। जब हाल ये होगा कि आप तनख्वाहें दे रहे, सिफारतकारों को तनख्वाहें नहीं दे रहे, तो फिर और क्या सूरत है। देखिए, डिफॉल्ट जिसको कहते हैं वो तो यह है कि आप कर्ज दहिंदा हैं, आपने जिनके कर्ज वापस करने हैं उनको नहीं दे रहे आप कर्ज, तो वो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, आपके कर्ज वापस नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि जी हमने सऊदी अरब के, चीन के कर्ज देने हैं और वो रोल ओवर कर देंगे, क्योंकि उनके पास भी और कुछ चारा नहीं है कि आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने देंगे। डिफॉल्ट का मतलब ये हम कह देंगे जी हम तो आपको रकम दे ही नहीं सकते, तो मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो लिहाजा वो उम्मीद ये है कि वो रोल ओवर कर देंगे, वो कहेंगे अच्छा आगे आप यानी रिस्ट्रक्चर कर देंगे, अगले साल दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा। लेकिन जो हमने अभी आप देखिए कंटेनर्स आए हुए हैं दालों के, पहले हमने सब्जियों का देखा, अद्वियात के लिए खाम माल वो नहीं आ पा रहा, तो फिर और जिसको हम इसीलिए कहा जा रहा है कि टेक्निकल डिफॉल्ट है कि जो आप जरूरियात है आपकी वो आप पूरी नहीं कर पा रहे, उतने आपके पास डॉलर नहीं है। और इसहाक डार साहब जो आए थे ये दावा करके कि जनाब 200 से नीचे डॉलर जाएगा, वो आज तक नहीं जा सका। तो इस वजह से शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो फैसले करने पड़ेंगे वो ये हुकूमत नहीं कर सकती। IMF के साथ खुद कभी कहते हैं, इसहाक डार साहब ने कहा आई डोंट केयर, IMF अगर नहीं आता या वो रिव्यू नहीं करता या उनके मामला हमारे साथ आगे नहीं चलते, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अब फिर मिन्नत समाजत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब आगे कहते हैं जी हमने एड़ियां रगड़ दी IMF के आगे, समझ नहीं आ रही पैसे कहां से आएंगे। भाई जब आपके बैंकों में पैसे आने होते हैं, टीटियां लगनी होती हैं 16-16 अरब रुपए की, तब आपको पता होता है पैसे कैसे आने हैं।
अब आपको नहीं समझ आ रही मुल्क के लिए कैसे पैसे आने हैं। आप तो कहते थे हम तजर्बाकार हैं, हम आएंगे तो जनाब हम तो देखिए 6 महीने में सिर्फ तकदीर बदल देंगे मुल्क की, हर चीज हम सस्ती कर देंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बाप, इन्होंने पेट्रोल पर मजीद टैक्स लेना है। अभी चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में खुशकिस्मती है कि इतना नीचे चला गया, $75 पर चला गया बैरल पर तेल, तो उसकी वजह से यह है कि मजीद शायद महंगा ना करें बल्कि सस्ता 30-35 रुपए करना चाहिए, लेकिन शायद 10-15 रुपए करें क्योंकि बाकी ये पेट्रोलियम लेवी और टैक्स लगाएंगे। लेकिन बिजली और गैस मजीद महंगी करेंगे और ये जो डॉलर इन्होंने मसनूई तरीके से रोका हुआ है इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी IMF के साथ मामला आगे बढ़ेंगे और वो भी फरवरी से पहले होता नजर नहीं आ रहा। और तब तक हमने गुजारा किस तरह कर रहे हैं? फौरी तौर पर $3 अरब कम से कम आने होंगे सऊदी अरब से या चीन से, और वो भी तब देंगे जब हम IMF के प्रोग्राम या कमिटमेंट्स जो है पूरी करेंगे कि हम अपना टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये डॉलर की कदर जो आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ये फिर बढ़कर ये कहाँ जाएगा? अच्छा, सलमान शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर, मैं वापस आता हूँ। साबिक वजीर खजाना है, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। सलमान शाह साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इसहाक डार साहब के बयान को आप किस तनाजुर में देखते हैं कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को अलग-अलग चलना चाहिए, तभी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, तभी मईशत में इस्तेहकाम आ सकता है? कौन से स्टेप्स लेने होंगे? और 2013 से 2017 तक इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे, उस दौर में उन्होंने ये स्टेप क्यों नहीं लिए जो अब इनको जरूरत पेश आ रही है? ये है कि इस वक्त जो हमारा इकोनॉमिक मसला बना हुआ है, और अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जब से रजीम चेंज हुई है उस वक़्त से पाकिस्तान का जो रिस्क प्रीमियम है कैपिटल मार्केट्स में वो बहुत ऊपर चले गया। रजीम चेंज से पहले वो तकरीबन 3-4% पे था और अब वो 100% के करीब पहुंचा हुआ है। सो इसका हल तो एक ही है और वो हल है कि आप पॉलिटिकली मामलात को सेटल करें, कोई एग्रीमेंट करें वे फॉरवर्ड के लिए, जिसमें कोई इलेक्शन हो या कोई तरीक़ेकार वाज़े हो ताकि ये इंतशार ख़त्म हो सके। सो ये जो काम है ये हुकूमत वक्त का होता है कि वो इसको टैकल करे, इस इशू को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब मेरे ख्याल में अगर आप इस रिस्क के बारे में बात करते हैं तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने 4-5 महीने जो लगाए हैं उसमें भी ये रिस्क नीचे नहीं आया। उसके बाद इसहाक डार साहब के जो तकरीबन 2 महीने तो वो होते जा रहे हैं तो वो भी नीचे नहीं आया। तो मतलब ये है कि इसको करना तो हुकूमत नहीं है, इस रिस्क को नीचे। ये ज़्यादा इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है। और आई थिंक कि पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की उसको अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो अभी तक बातचीत तो इस तरह से होती है जैसे कि एक दूसरे के साथ तसादुम के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन सोल्यूशन यही है कि कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा वे फॉरवर्ड के ऊपर। ठीक है सलमान साहब, आप ज़ाहिर साथ ही मौजूद हैं। आप डॉलर के जो एक्सचेंज रेट पर नजरसानी की बात की गई IMF की तरफ से, वो सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन इस वक्त पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और चूंकि इस वक्त KP और विफाक में एक बड़ा तनाज़ा फंड्स को लेकर चल भी रहा है, वजीर आला महमूद खान साहब भी वार्निंग दे चुके हैं विफाक को, तो इस बारे में ज़रा उसामा, ये जो इस वक्त फंड्स का इशू चल रहा है विफाक का और KP का, अगर एक इतने बड़े सूबे को आप फंड जारी नहीं करेंगे, वहाँ पर तनख्वाहें लोगों की नहीं मिलेंगी, तो ये सरकारी इदारे किस तरह से चल सकेंगे? इकॉनमी उस सूबे की कितनी सफ़र करेगी फिर? अभी जिस तरह सलमान शाह साहब फरमा रहे थे, देखिए हर तरफ सियासत हो रही है। जो PTI की हुकूमतें हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत है, वो ये समझ रही है कि चूंकि इस हुकूमत से मामला नहीं चल रहे PDM से, तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए। और उनको ये नजर आता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे या असम्बली या तहरीर करेंगे उसी सूरत में इनको फोर्स किया जा सकता है इलेक्शन के लिए। दूसरी तरफ आप देखें कि PDM क्या कर रही है, वो इन सूबों से ताबुन नहीं कर रहे उस तरह। ये बहाना बना कि हम फाइनेंशियल क्रंच पर हैं, हमारे लिए मसाइल हैं और जो फंड्स इन सूबों के बनते हैं वो नहीं दिए जा रहे। 18वीं तरमीम खुद पास की, NFC अवार्ड, ये सब जमातें इकट्ठी की उसमें, और ये फंड्स ना देने के असरात क्या पड़ रहे हैं? उसामा, सॉरी टू कट यू, आपको जरा मैं रोकता हूँ। आतिफ खान साहब से राब्ता चूंकि बहाल हो गया, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए चूंकि वो ये सारी चीज़ें खुद वहाँ पर फेस कर रहे हैं। आतिफ साहब, इस वक्त किन मुआशी मसाइल का सामना KPK को है? कितने फंड्स विफाक को देने हैं, क्यों नहीं दिए जा रहे वो, और कब से नहीं दिए जा रहे? बहुत शुक्रिया जी।
तकरीबन कोई, अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताऊं, 120 अरब रुपए है जो कि वाजिबुल अदा हैं, इन्होंने देने हैं और पिछले 6 महीने से टाल मटोल हो रही है और ऐसे रिलीज नहीं हो रहे। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपकी पॉलिटिकल, अगर एक प्रोविंस में एक पार्टी को लोग वोट देते हैं, दूसरे प्रोविंस में दूसरे पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन तो विफाक का काम है कि उनके हिस्से का जो पैसे हैं वो उनको वक्त पे दिए जाएं ताकि उनकी 100 मसाइल होते हैं लोगों के, सैलरीज होती है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के साथ नहीं, आपने देखा होगा पिछले दिनों पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर, जीबी के चीफ मिनिस्टर और आजाद कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर, तो अगर आप अंदाजा करें कि इन सारों को विफाक सिर्फ इस वजह से तंग कर रही है और पैसे नहीं दे रही कि वहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं, ये तो पूरे विफाकी सिस्टम के खिलाफ ये काम कर रहे हैं और ये इनको समझ नहीं आ रही। मतलब अगर आपने पॉलिटिकल मुकाबला करना है तो पॉलिटिक्स में आके करें, आप इलेक्शन कराएं, आप जलसे कराएं, आप जो करें, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में नामुनासिब रवैया है कि विफाकी जो इकाइयां हैं डिफरेंट, उनको आप पैसों की और उनको टाइट करने की कोशिश करें, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये तजाद है वजीर खजाना के बयान में और इस अमल में, चूंकि वो सियासत और मईशत को अलहदा करने की बात कर रहे हैं और फिर सियासी बुनियादों पर ही, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो सियासी बुनियाद पर ही वहां के फंड्स रोके जा रहे हैं। देखिए, ये तो मतलब थियोरेटिकली तो ये बात ठीक है कि पॉलिटिक्स को और फाइनेंसेस को इनको अलग किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इस वक्त आप इसको अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के देख लें या बाकी चीजें जो है, वो डायरेक्टली रिलेटेड हमेशा होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। इकोनॉमी मुल्क के लिए जरूरी है और जितनी मुल्क के लिए इकोनॉमी जरूरी है, इकोनॉमी के लिए उसी जितनी या उससे ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? मतलब लोगों का ट्रस्ट नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट पे। आपने खुद ही जैसे जिक्र किया, मुझे भी पता है, एलसीज नहीं खुल रही, इंपोर्ट्स में लोगों को, रॉ मटेरियल्स में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, फॉरेन रिजर्व कहाँ पे चले गए हैं। तो ये दो चीजें अलहदा नहीं हो सकती। इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की या जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती मुल्क में। अच्छा आतिफ साहब, चूंकि ज़ाहिर है आप खुद भी सीनियर वजीर हैं, मामलात को बहुत करीब से आप देखते हैं, प्रैक्टिकली फील करते हैं, तो ये मुल्क वाकई डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? वो आप जनरल डिफॉल्ट या टेक्निकल डिफॉल्ट जो भी आप उसको कह लें। देखिए, मतलब मुझे तो एग्जैक्टली ये तो जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं, जाहिर बात है वो जो इसके अपने डाटा होता है उसके मुताबिक ही करेंगे, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, मतलब आप इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स की नंबर्स को देख लें और उससे साल पहले देख लें, इसी तरह आप एक्सपोर्ट्स के नंबर्स देख लें और साल पहले के देख लें, तो जो चीजें हैं वो तो बिल्कुल, अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो कम से कम मतलब उसके करीब तो बिल्कुल वो जो रेड लाइट होती है ना, वो जो वार्निंग के लिए रेड लाइट ऑन हो जाती है, तो ये तो बिल्कुल रेड लाइट ऑन हो गई है। और हम सिर्फ यही जुबानी बातें सुन रहे हैं, हम यही सुनते थे कि जी बड़े एक्सपर्ट हैं, ये आएंगे तो 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारा बेड़ा 3.5 साल में पीटीआई ने गर्क किया है। लेकिन अगर 3.5 साल की पीटीआई की फिगर्स देखें और फिर इस वक्त इनके फिगर्स देखें तो ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कोई फिगर देख के नहीं बात करते। मिसाल के तौर पे सिर्फ आप पेट्रोल का रेट देख लें कि उस वक्त डॉलर बैरल था मेरे ख्याल में कोई 109 रुपए का, $109 का, और यहाँ पे 145 रुपए की रेट था डीजल का, और इस वक्त मार्केट में $70-75 का है और ये बेच रहे हैं 245 का, और फिर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी। तो मतलब हम $109 का लेके 145 का बेच रहे थे, ये 75 का लेके सही। अच्छा 225 का इस वक्त ये बेच रहे हैं। आतिफ साहब, अच्छा अब जाहिर है कि एक तरफ तो ये केपी का फाइनेंशियल क्रंच है और दूसरी तरफ केपी असेंबली की तहलील की बात भी हो रही है, तो और ज़ाहिर खान साहब जा भी रहे हैं लिबर्टी चौक पर, उसका ऐलान करेंगे अब से 4-5 रोज़ के बाद। तो ऐसे फाइनेंशियल क्रंच की सिचुएशन में मुनासिब होगा ये पॉलिटिकल स्टेप असेंबली को तहलील करना? सूबा मजीद बहरान का शिकार नहीं हो जाएगा इससे? वो तो सिंपल सी बात है। देखिए, बड़े मकसद के लिए आपको छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अच्छा। अगर मुल्क को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, उसका वाहिद हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है,
और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इलेक्शन से आएगी कि इलेक्शंस हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो और क्लियर कट एक गवर्नमेंट को 5 साल का मैंडेट मिले और उसके मुताबिक फिर वो पॉलिसीज भी 5 साल की बनाएं, बाहर के मुल्क भी आपसे उसी हिसाब से डील करें। अब ये जो गवर्नमेंट जो है तो पूरी दुनिया को पता है सिर्फ अपने केसेस खत्म करने में लगे हुए हैं, तो इनसे इन्वेस्टर क्या डील करेगा, इनसे बाहर के ममालिक क्या डील करेंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम अगर ये छोटी कुर्बानी देते हैं बड़े मकसद के लिए ताकि इलेक्शंस हों और ये लोगों को भी सुकून आए कि मतलब कोई ठीक तरफ मुल्क चलने लगे, और ये जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, मुल्क चल नहीं रहा और वो अपने केसेस खत्म कराने में लगे हुए हैं। तो इस तरह तो तहरीक इंसाफ को एक चीज मैं क्लियर करूं, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन अगर लेट होता है तो उसको नुकसान नहीं है, फायदा है। अच्छा। कि जितना ये टाइम गुजार रहे हैं ये मजीद नीचे जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ ऊपर जा रही है, लेकिन मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगले अब 8 महीने या 10 महीने या 1 साल इस तरह चलता रहे, तो खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, जरा सलमान शाह साहब चूंकि इकोनॉमी एक्सपर्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमान साहब, ये हर बड़ा सियासतदान इस वक्त ये बात कर रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और कुछ तो ये कह रहे हैं कि टेक्निकली हो भी चुका है। ये डिफॉल्ट होने की डेफिनेशन एक आम आदमी के लिए आप आसान लफ्जों में कैसे करेंगे? एक आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है खुदा न खास्ता अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट हो जाए? देखिए, एक बात तो ये है कि डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा, इसमें हम बहुत एक किस्म की सियासत भी इस बात में आ चुकी है। उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि जो डिफ़ॉल्ट जिसको सारा इस वक्त बातचीत हो रही है वो कैपिटल मार्केट्स का डिफ़ॉल्ट होता है, और कैपिटल मार्केट्स में जो डिफ़ॉल्ट है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सुकूक आपने दिसंबर में देना था वो आपने पे कर दिया है। सही। और अगली पेमेंट आपकी 2024 में। अच्छा, सो बेसिक सलमान साहब, आपकी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद मौजूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। खराब होती मुल्क की मईशत ने नौजवानों के जहनों पर मनफी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए हैं। ब्रेन ड्रेन की सूरत हाल में तेजी ने खतरे की घंटी बजा दी है। खराब होती मुआशी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत पर पड़ना शुरू हो गए हैं। मुल्क में ब्रेन ड्रेन की सूरत हाल में तेजी आ गई है और बासलाहियत नौजवानों की बेकदरी ने उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सर्वे के नताइज ये बताते हैं कि 62% नौजवान मुल्क में जारी बेरोजगारी और महंगाई की लहर की वजह से इस वक्त मुल्क से हिजरत के ख्वाहां हैं। इस रवां साल मुल्क छोड़ने वालों की तादाद में 3 गुना से जायद इजाफा देखने में आया है और आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 7,65,000 अफराद रोजगार के मौक़ों के लिए मुल्क छोड़ चुके हैं, बैरूने मुल्क जा चुके हैं। मुल्क छोड़कर जाने वालों की यह तादाद 2021 में बहुत कम थी। 2,25,000 लोग 2021 में मुल्क छोड़कर गए, फिर और उससे पहले 2020 में 2,88,000 अफराद मुल्क छोड़कर गए थे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स के सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 2022 में मुल्क छोड़ने वालों में 92,000 से जायद ग्रेजुएट शामिल हैं, 3,50,000 तरबियत याफ्ता कारकुन और इतनी ही तादाद में गैर तरबियत याफ्ता मजदूर बैरून मुल्क जा चुके हैं। तालीम याफ्ता नौजवानों में 5,534 इंजीनियर्स, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 2,000 कंप्यूटर माहिरीन, 6,500 अकाउंटेंट, 2,600 ज़राई माहिरीन, 900 से ज़ायद असातिज़ा, 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स, 1,600 नर्सें और 21,517 टेक्नीशियंस शामिल हैं। जबकि 2,13,000 गैर तालीम याफ्ता अफराद ने भी मुल्क को खैरबाद कह दिया है और वो भी बाहर चले गए हैं। इनके आदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 40,000 नौजवान यूरोपीय और दीगर एशियाई ममालिक गए हैं। 4,70,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए। 1,19,000 लोग मुत्तहिदा अरब इमारात हिजरत कर चुके हैं, जबकि 77,000 अफराद ओमान जा चुके हैं। 51,634 अफराद कतर गए, जबकि 2,000 कुवैत भी चले गए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 2,000 पाकिस्तानी इराक, 5,000 मलेशिया गए, 602 ने चीन का रुख किया, 815 जापान की तरफ चले गए और 136 तुर्की पहुंच गए हैं। दस्तावेजात में यह भी इंकशाफ हुआ है कि 478 पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में अफ्रीका के मुल्क सूडान भी चले गए। किसी यूरोपीय मुल्क में हिजरत करने वालों में सबसे ज्यादा तादाद 3,160 नौजवानों की थी जो रोमानिया जा रहे थे।
फिर इसके बाद बरतानिया में 2500, स्पेन में 677 और जर्मनी में 566, जबकि यूनान में 497 और इटली में 292 अफराद जा चुके हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स ने भी अमेरिका जाने वाले 700 अफराद को रजिस्टर किया है। मुल्क छोड़ने वालों में आधे से ज्यादा का ताल्लुक पंजाब से था। दस्तावेजात में यह भी बताया गया है कि इस साल 4,24,000 मुहाजिरीन पंजाब, 2,06,000 खैबर पख्तूनख्वा के अलावा 38,000 नए जम होने वाले कबायली अजला से, 54,000 सिंध से, 27,000 आज़ाद कश्मीर से, 7,000 बलूचिस्तान से और 6,000 इस्लामाबाद से थे। ये इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल है। ये आदाद शुमार इंतहाई ख़तरनाक हैं और आगे मुल्क में क्या हालात पैदा हो सकते हैं उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग इस वक्त मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की बातें कर रहे हैं और इसी पर एक्सपर्ट ओपिनियन जानते हैं। शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना और इकॉनमी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बताइएगा शौकत साहब, क्या वाकई मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने के करीब है? लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, एक आम आदमी बहुत परेशान है। डिफॉल्ट अगर मुल्क होता है तो एक आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा शौकत साहब? देखिए, डिफॉल्ट नहीं होगा। अच्छा। वो इसलिए नहीं होगा कि ये डिफॉल्ट किसको कहते हैं। डिफॉल्ट जो है वो इसको कहते हैं, अगर डिफॉल्ट की बात करते हैं तो डिफॉल्ट ये कहते हैं कि जो हमने हमारी ऑब्लिगेशन है, हमने जो लोन्स वगैरह देने हैं मल्टीलैटरल्स को, अपने बायलैटरल्स को, कमर्शियल बैंक्स को वगैरह वगैरह, तो वो हम दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, ये उसमें से तो निकल आएंगे। लेकिन असल में तो एक किस्म का जिसको आप टेक्निकल डिफॉल्ट तो हो चुका है। अच्छा। क्योंकि आपने बिल्कुल गर्दन दबा दी, आपने इंपोर्ट्स की गर्दन दबा दी, आप एलसीए नहीं खोल रहे, आप जो एयरलाइन वाले हैं उनको पैसे नहीं दे रहे, आप सी फ्रेट्स वालों को नहीं पैसे दे रहे, जिनके प्रॉफिट्स हैं वो रिमिट नहीं कर रहे। तो अब करेंगे ये कि ये उठा के और गर्दन दबा देंगे, ये आपकी इंपोर्ट्स जो हैं उसकी और गर्दन दबा देंगे, जिसका मतलब ये है कि ये 8 से 10 बिलियन डॉलर और भी कम कर देंगे आपकी इंपोर्ट्स। तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा ना कि आपका जो आम आदमी है उसके लिए चीजें तो और शौकत साहब, ये मुआशी सूरत हाल यहाँ तक पहुंची क्यों है? 8 माह इस हुकूमत को आए हो गए और ये कोई पहला टेन्योर तो इनका है नहीं, इससे पहले भी अपने 5 साल पूरे कर चुके हैं। तो कहाँ पर ये फंस रहे हैं? इनकी पॉलिसीज कहाँ लैग कर रही हैं? इन्होंने सीधी बात है कि अपना ये एक्सटर्नल अकाउंट ठीक करना है और ये उसके बीच में 2-3 चीजें कर सकते हैं। पहले तो ये है कि अपने पूरे ये जो डेट है इसको रिस्ट्रक्चर करें और ये जाएं, उसके बाद रूस के पास तेल लेके आए, उससे ये है कि अपना तेल की कीमत करें, कम करें। अच्छा। तेल की कीमत करें और फिर IMF के पास जाएं वापस। IMF को कहें जी ये जो शराइत आपने हमारे पे लगा दी ये बहुत सख्त है, इसको जरा थोड़ा ढीला करें, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट उन्होंने कहा है आप 6.6 से 4.6 पे आ जाएं। 1.6 ट्रिलियन रुपए के आप या तो रेवेन्यू बढ़ाएं और या एक्सपेंस कम करें। तो कहाँ से होगा ये? फ्लड आ चुका है, फ्लड पे आप पैसे करें, तो इनको पहले रिस्ट्रक्चरिंग अपनी वो जरूर कर देना चाहिए, उसमें टाइम लगेगा। IMF के पास इमीडिएटली जाए जहाँ पे रिलीफ चाहिए, ठीक है, आप इतनी सख्त कंडीशनैलिटी, और दूसरा एडिशनल मनी चाहिए, हमें पैसे चाहिए। ये फ्लड की वजह से हमें कम से कम आप 10 से 15 बिलियन डॉलर सारे मिल के, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो ये तमाम जरूरियात हैं इस वक्त जो इस हुकूमत को अभी पूरी करनी है। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, साबिक मेरे साथ मौजूद थे और आने वाले दिनों के हवाले से बता रहे थे कि कितने खतरनाक और मुश्किल ये दिन साबित हो सकते हैं। बोल बाजार में एक अहम जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाते हैं और वो अपडेट ये है कि जो छोटे ताजिर हैं इस वक्त मुल्क के, उनको बैंक से डॉलर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कारोबार करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस वक्त ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरबराह शर्जील गोपलानी साहब मौजूद हैं, कफील अहमद के हमरा बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। कफील, गुफ्तगू उन्होंने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये गुफ्तगू है, कफील से ही जानते हैं। जी कफील, क्या कह रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है शर्जील साहब और दीगर ताजिरों को? कि मुल्क की माशी बदतरीन सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो तमाम बैंक्स हैं वो डॉलर अवेलेबल नहीं कर रहे सनतकारों के लिए। इस वक्त मेरे साथ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरबराह शर्जील गोपलानी। शर्जील साहब, सिचुएशन क्या है एक्चुअल? सिचुएशन ये है कि आपका जो स्टेट बैंक 1 रुपया जारी करता है, हामिल हाजा को मुतालबे पैदा करेगा, वो इस वक्त पेपर हो चुका है, वो रद्दी की सूरत पे जो है वो होने जा रहा है। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें डॉलर प्रोवाइड नहीं कर रही, हमारे कंटेनर पे डैमेज डिटेंशन लग रहे हैं, वो वेव नहीं कर रही, और अगर फौरी तौर पर इन चीज़ों को जो है सही नहीं करती है तो हम तो हुकूमत पाकिस्तान से इस वक्त मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान हर सेक्टर में फेल हो चुकी है। मैशियत को अगर संभालना है तो माशी मंडियों को आज़ाद करना होगा। अगर आप बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो आपका मैशियत जो दिवालिया होने जा रही है, वो जो महीनों में होनी है वो चंद दिनों में हो जाएगी। आप समझते हैं अभी 224 तकरीबन 50 पैसे पे जो है वो डॉलर है,
कहाँ तक जाने का इम्कान है? सूरत हाल संभलती भी दिखाई दे रही है। देखिए, अभी आपके सामने हमारे कराची आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के जो नुमाइंदे यहाँ मौजूद है, अरशद जीवानी साहब ने एक बात बताइए कि डॉलर इस वक्त जो हमें मिल रहा है बैंक से, जो हमें डॉक्यूमेंट रिलीज कर रही है, वो 110% पे। तो यानी जो गवर्नमेंट का रेट है उससे 10% एक्स्ट्रा वो पैसे लेके हमें दे रहे हैं, वो भी रेट फिक्स नहीं कर रहे। डॉलर इस वक्त आज के दिन में 250 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में। तो इतनी बदतरीन सूरत हाल में जो आप कारोबार नहीं कर पा रहे, तो क्या बंद करने जा रहे हैं या कोई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं बहुत बड़ा? ठीक है, कफील अहमद मौजूद थे, शर्जील गोपलानी अपनी मुश्किलात से आगाह कर रहे थे। ताजिर बरादरी को तो ये मुश्किलात दरपेश हैं, आवाम को क्या मुश्किलात दरपेश हैं और महंगी होती दवाइयों पर किस तरह से आवाम परेशान और नाराज हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं आपको। बंदा बीमार हो जाता है, मरीज बन जाता है, तो हम कहाँ से उसकी दवाइयों के पैसे लाएं? मजदूर आदमी का 18 से 20 हज़ार रुपये में घर का सर्कट भी चलना मुश्किल है, और वो दवाई कहाँ से अफोर्ड करेगा? आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी मर रहा है, बगैर दवाइयों के मर रहा है। दवाई तो ली नहीं जा रही आम आदमी से, क्योंकि ना तो वो खरीद सकता है, इतनी उसकी इनकम ही नहीं है। ये 90% इजाफा हो रहा है ना, ठीक है ना। जो 100 रुपये की दवाई वो 300 की मिल रही है। किसी क्लिनिक पे चले जाएँ, 100 की पर्ची है तो 400 की दवाई बाहर से आती है। इंसान को वो काम करना चाहिए जो आखिरत में भी काम आए। गरीब आदमी इस टाइम बहुत परेशान है, अपने बच्चों की रोटी कमानी बहुत मुश्किल है। एक आम आदमी कहाँ जाए, शायद इस सवाल का जवाब हुकूमत के किसी वजीर के पास नहीं है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।